दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं नील आईटीआर को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो जब आप नील आईटीआर को फाइल करते हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है, नुकसान इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप नील आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा नील आईटीआर का मतलब क्या होता है और इसके बेनिफिट आपको क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नील आईटीआर आप किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.50 लाख की। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी नहीं होती है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। अगर इसके ऊपर आपकी इनकम है तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है, और आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। बट आपकी इनकम 2.50 लाख से कम है, मींस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपकी किसी भी तरीके की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, तो इस तरीके की आईटीआर को नील आईटीआर बोला जाता है। उसी तरीके से एक सिचुएशन और हो सकती है। सपोज करें आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, बट आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपये से कम है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा होती है और 5 लाख से कम होती है, तो वहाँ पर आपको 5% के हिसाब से जो है टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं। बट क्या होता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो उस केस में आपको सेक्शन 87A के अंदर जो है रिबेट मिल जाती है उस टैक्स की। तो जितना भी टैक्स होता है मैक्सिमम 12,500 तक का टैक्स आपका जो है कम हो जाता है। सपोज अगर मैं बोलूँ, अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख रुपए है तो 2.5 लाख से 3 लाख 50,000 हो जाता है। उस 50,000 के ऊपर 5% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2,500 बनता है। तो सेक्शन 87A के अंदर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है 2,500 की वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो जाएगी, और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपने नील आईटीआर फाइल की है। तो ये दो सिचुएशन होती हैं जब आप बोलते हैं कि नील आईटीआर मैंने फाइल की है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नील आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो इसके बेनिफिट आपको क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला बेनिफिट हम जो है जान लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरीके का लोन अप्लाई करते हैं दोस्तों, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर कोई व्हीकल लोन हो या कोई छोटा मोटा लोन आप अप्लाई करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे वो जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे आईटीआर की डिमांड करेगा। तो जो आईटीआर होता है, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, वो आपका एक इनकम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन देगा दोस्तों, वो हमेशा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, आपसे पिछले 3 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेगा, आपसे अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेगा, आपकी आईटीआर लेगा। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद कहीं ना कहीं एक उसको विश्वास हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है कि आपकी कुछ ना कुछ इनकम है जिसके बेस पे आप जो है लोन ले रहे हैं। तो इसलिए आपकी जब आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, और बैंक जब ये डिमांड करता है और उसको आईटीआर आप प्रोवाइड करा देते हैं पिछले 2 या 3 साल की, तो उस केस में आपकी जो लोन प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं लोन मिलने में आसानी होती है। तो चलिए अब हम दूसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो बेनिफिट मिलता है दोस्तों वो वीज़ा एप्लीकेशंस में मिलता है। सपोज अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहें या फिर आप एजुकेशन के बेसिस पे जाना चाहें, जैसे बहुत केसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। तो जो भी आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर वीज़ा अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आपसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो है वो मांग लेती हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट आपकी हो गई, और साथ ही साथ आपकी आईटीआर की कॉपीज़ भी डिमांड कर लेती हैं पिछले 2 या 3 साल की। तो उस केसेस में भी जब आप नील आईटीआर प्रोवाइड कर देते हैं इन अथॉरिटीज़ को, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साबित हो जाती है उनके सामने, और आपकी जो भी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो स्मूथ हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जल्दी प्रोसेस में आ जाता है। अगर आप आईटीआर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका केस जो है रुक भी सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको शायद आज समझ नहीं आएंगी, बट अगर आप रेगुलरली अपनी आईटीआर को फाइल करते रहेंगे तो आप कभी लोन अप्लाई करेंगे, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपको 3 या 4 साल की जो है आईटीआर प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। तो उस टाइम आपको जो है दिक्कत आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में आपकी जो आईटीआर की कॉपी है उसको वैलिड एड्रेस प्रूफ मान लिया जाता है। जैसे अगर आप किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट की एप्लीकेशन के अंदर जो आपका आईटीआर की कॉपी होती है उसको वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है, तो वहाँ पर ये आपके काम आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के केस में भी आप आईटीआर की कॉपी दे देंगे दोस्तों, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि दोस्तों आपका कोई टीडीएस कट जाता है। सपोज आप एक फ्रीलांसर हैं, आपकी छोटी मोटी इनकम है, आपने 1 लाख रुपये की किसी को सर्विस प्रोवाइड की, वहाँ पे आपका 10% टीडीएस कट गया है, तो वहाँ पे आपका 10,000 रुपये टीडीएस कट चुका है। क्योंकि क्या होता है, सेक्शन 194J के अंदर अगर 30,000 से ज़्यादा की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं पूरे साल के अंदर, तो 10% टीडीएस आपका सामने वाला पर्सन काट लेगा। तो वहाँ पर आपको 1 लाख में से 10,000 कटने के बाद 90,000 ही आपको मिला होगा। तो आप उस टीडीएस का रिफंड आप करना चाहते हैं। आपकी इनकम तो 2.50 लाख से कम है, बट आपको टीडीएस रिफंड कराना है, इसलिए आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आप शेयर मार्केट में डील करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई आप जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई शेयर ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे आपको लॉसेस हो जाते हैं। तो ऐसी लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब भी आपको जो है आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं जब आपको आईटीआर फाइल कर लेनी चाहिए, वॉलंटरी फाइल कर लेनी चाहिए। यहाँ आपका किसी भी तरीके का कंपल्शन आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है। बट अगर आप फाइल करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा ही रहने वाला है, नुकसान इसका कुछ नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर कैसे नील आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूं,
तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो इसके लिए आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लॉगिन आईडी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। वहाँ पर जो आपका यूजर नेम रहेगा वो आपका पैन नंबर रहेगा और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आप फाइल नाउ नजर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर नजर आ जाएगा। तो 23-24 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड चूज कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग ही करना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल है, आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको आईटीआर का जो फॉर्म है वो 1 चूज कर लेना है। अब इसको प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देना है। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक रेजिडेंशियल लिमिट से कम है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिए, अदर वाला ऑप्शन। अब नीचे आ जाइए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नजर आ जाएगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ सबसे पहले प्रोफाइल में आपका डेटा नजर आ जाएगा, आपका नाम, पैन नंबर, आधार नंबर। थोड़ा सा आप नीचे जब आएंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल नजर आ जाएंगी। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों आप आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सीजी पेंशनर है, एसजी पेंशनर है, पीएसयू है, अदर पेंशनर है, अदर है। तो अगर आप एक स्टूडेंट वगैरह हैं या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं या कुछ छोटा मोटा काम करते हैं दोस्तों, आप अदर का ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आ जाएगा। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको नो कर देना है सिंपली। फर्दर आप नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे एक बैंक डिटेल आपको ऐड करके रखना है। तो बैंक डिटेल आप ऐड करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जो है नॉमिनेट करके रखना पड़ेगा जो भी बैंक है। उसके बाद आप इसको फर्दर कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंफर्म कर देंगे, आपका जो पहला टैब है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आपकी मेंशन कर देनी है। तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए आपको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन क्लेम नहीं करनी है, तो आपको सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा देगा आपकी इनकम के। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा देगा दोस्तों। अगर आपकी कोई छोटी मोटी सैलरी है 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके इसको डाल सकते हैं। फर्दर आप नीचे आएंगे दोस्तों, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है छोटी मोटी तो आप यहाँ पे एड डिटेल करके इसको ब्रेकअप दे सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर आपकी इनकम को जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपना AIS भी जरूर चेक कर लीजिए और 26 AS भी। तो AIS को आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने ऑलरेडी AIS ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरीके की इनकम आपकी जो है वो नजर आ जाती है। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दोस्तों 1749 का आया हुआ है, मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो आप 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो सबसे पहले तो मैं देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाल लेता हूँ 1749 का। तो मुझे क्या करना है, ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड मेथड के ऊपर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके से पेज जो है वो नजर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आएगा, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाया था जहां हमें 1798 का इंटरेस्ट आ रहा था, वो आप फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो देखिए अगर आपका कोई FD आपने करवाई हुई है, वहाँ से कोई आपका इंटरेस्ट आया तो आप उसको येस कर सकते हैं या फिगर फिल कर सकते हैं। तो अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप जरूर चेक कर लीजिए, 26 येस जरूर चेक कर लीजिए। तो उसका वीडियो आपको दोनों का जो है नीचे मिल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपसे पूछेगा एनी अदर। तो इस एनी अदर के ऊपर आप येस कर दीजिए। एनी अदर के ऊपर येस करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो है अपनी फिगर जो है मेंशन कर सकते हैं। तो आपको 2.5 लाख से कम रखनी है, तो 1798 मेरी ऊपर कवर हो चुकी है। अब सपोज करें यहाँ मैं 2,45,000 जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ। तो और यहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं अदर इनकम, या अगर आप ट्यूशन वगैरह करते हैं वहाँ से कोई इनकम है आपकी तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ट्यूशन इनकम। या फिर दोस्तों अगर आपकी ट्यूशन इनकम नहीं है तो आप इसको अदर इनकम भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ सिंपल मेंशन कर दीजिए अदर इनकम। तो इस तरीके से देखिए आप अपनी नील ITR को जो है अदर इनकम करके फाइल कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए अब मैंने यहाँ इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया तो दोबारा आपको इस पेज पर ले आया है जहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम आपको नजर आ जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, देखिए हाउस प्रॉपर्टी आ गया, अदर सोर्सेज आ गया। तो देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स 1798 आ गया, एनी अदर इनकम 2,45,000 आ गई। तो टोटल इनकम आपकी दोस्तों 2,46,798 आ गई। तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए, अब इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए मैंने इसको कन्फर्म कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको कन्फर्म किया तो दोबारा से मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे नजर आ गई है, ग्रॉस टोटल इनकम, उसका टोटल डिडक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, यहाँ लास्ट में आ जाएंगे और इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो उसके बाद आपको कुछ ये इस पेज पर लेकर आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर आपकी डिडक्शंस दिखा देगा, जो भी आपकी डिडक्शन होती है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको यहाँ सिंपली कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया तो अब मेरी टोटल डिडक्शन भी कंफर्म हो चुकी है। टैक्स पेड पे आ जाइए। तो टैक्स पेड पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई TDS वगैरह कटा होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली वो दिखा देगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर सपोज आपने FD करा रखी है, बैंक ने आपको कोई TDS डिडक्ट किया है, या आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी 194J के अंदर 10% आपका TDS कट गया, तो इस तरीके से जो भी TDS होगा आपका यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसके लिए आप 26 ES को जरूर चेक कर लें। तो 26 ES का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कैसे चेक करना है। उसके बाद आप नीचे आएँ और इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो मेरा
ये वाला टैब भी जो है कंफर्म हो चुका है। अब लास्ट टाइम मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी का बचता है, इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर मुझे मेरी जो भी इनकम होती है उसकी पूरी डिटेल ये दिखा देगा। तो देख सकते हैं मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 2,46,000 है, डिडक्शन कुछ नहीं है। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए कुछ भी टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो इनकम है 2.50 लाख से नीचे है तो कोई भी टैक्स कंप्यूट नहीं करेगा। तो आप नीचे आइए और लास्ट में आगे सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। तो इसको भी मैंने कंफर्म कर दिया है। अब मेरे सारे ही टैब देखिए दोस्तों कंफर्म हो चुके हैं। अब मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा तो देखिए आपको कुछ इस पेज पर ये ले आएगा। आपको कुछ भी टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली लास्ट में आ जाना है, प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, देखिए आपको कुछ इस तरीके से डिटेल दिखा देगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लास्ट में आइए, आपको सिंपली पहले क्या करना है, ऊपर ये चेक बॉक्स जो है इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में आना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दे देगा। आपको सिंपली लास्ट में आ जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, एक एरर इसने यहाँ पर मुझे दिखा दी है। देखिए प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आपको भी एरर कुछ दिखाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस एरर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो देखिए इस एरर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस एरर के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो ये मुझे 80D की डिडक्शन कह रहा है कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। तो चलिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 80D के अंदर देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ मेंशन करना नहीं है, तो नो कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आता हूँ दोस्तों, क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, यहाँ मैं येस कर देता हूँ और अब इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो 80D मैंने सेव कर दिया है। अब दोबारा से वही प्रोसेस करना है, आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब जैसे ये सेव हो रहा है डेटा, ये सेव हो जाएगा तो मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा। तो देखिए अब ये डेटा जो है वो सेव हो चुका है। आपका सिंपली नीचे आइए और इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए आपका डेटा कंफर्म हो चुका है। अब आप सिंपली लास्ट में आ जाइए, दोबारा से आपके सारे टैब पहले ही कंफर्म थे, आप प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो लास्ट में आ जाइए, प्रीव्यू रिटर्न कर दीजिए। तो जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न करेंगे तो आपने ऑलरेडी चेक बॉक्स के ऊपर टिक किया हुआ था, आपको लास्ट में आ जाना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। तो देखिए जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से पेज नजर आ जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए आप भी अपनी ITR को वैलिडेट कर सकते हैं। अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो देखिए अब आपको यहाँ पे ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको 30 डेज के अंदर जो है अपनी ITR को जो है जरूर वेरिफिकेशन करवा लेना है। कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए ऑप्शन आपको बताएगा कि आप आधार OTP से इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP से कर सकता हूँ। इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट आधार OTP कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका आधार OTP जो है वो जनरेट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे OTP आप फिल करेंगे और आपकी ITR जो है वो फाइल हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।